हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हाय। ओके। तो आज की शाम में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन है। एक बहुत ही खास शख्स के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। टॉपिक है सिविल सर्विसेज लाइफ एंड वीकेंड जैम। तो देखिए क्या होता है। मैं पहले हमारे बीच आ रहे हैं अमृत जैन। हाय, वेलकम वेलकम अमृत। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप अभी कहाँ पे हो? क्या कर रहे हो भाई अमृत? सर अभी चंडीगढ़ में हूँ और वीकेंड फन और तो कुछ नहीं। ओके। तो वीकेंड फन पे वीकेंड जैम भी होने वाला है अभी। मैं पहले एक बार सेशन को और अमृत को इंट्रोड्यूस कर दूं आप सबसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और लगातार उन सब के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी अभी मैं जस्ट जेएलएफ से लौटा हूं और जेएलएफ के लिटरेरी बातों के बाद अब थोड़ी लाइफ की और म्यूजिक की और उस तरह की बातें होंगी। और आई थिंक ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना मैं अमृत को जानता हूँ वो न केवल एक अच्छे स्टूडेंट और अच्छे उन्होंने मतलब लगातार यूपीएससी में लगातार क्रैक किया उसको। 2-3 सालों तक लगातार अपने रैंक हासिल की है। और अमृत जैन को इस साल 96 रैंक मिली है यूपीएससी में और उनको आईपीएस अलॉट हुआ है। अभी फिलहाल वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के ऑफिसर है 19 बैच के। और अब वो आईपीएस ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी। वो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाएंगे अपनी ट्रेनिंग में। इसके अलावा जो मैं जितना मैं अमृत को जानता हूँ और जितना मैं उनके टच में आया तो मैंने पाया कि उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे और भी पहलू हैं जो थोड़ा बहुत जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उनको ध्यान होंगे कि वो ही इज इनटू सो मैनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स इंक्लूडिंग म्यूजिक। म्यूजिक मुझे लगता है उनके एक उसकी पर्सनालिटी का कोर है। और इसके अलावा बहुत सारी हॉबीज और क्रिएटिविटी, रीडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो उन सब के बारे में भी जानेंगे और बीच बीच में वीकेंड जैम भी होता रहेगा और म्यूजिक म्यूजिक भी होता रहेगा। तो बहुत बहुत इनफॉर्मल सेशन होने वाला है। फिर से स्वागत है आप सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। और मैं यहीं जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ही तरह मैं भी आपका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है तब से। आई थिंक आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर वीडियोस, योर एडवाइसेस। तो आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ लाइव इंटरेक्शन विद यू। ओके, चलिए ठीक है, मान लेते हैं अगर ऐसे आप कह रहे हो तो। बाकी मुझे ऐसा कोई खास लगता नहीं है, पर ठीक है कि ये सिलसिला जो है ये खिंचाई का और ये सिलसिला जो एक दूसरे से सीखने का, सबसे बड़ी बात देखो इस बात में भी एक बात निकल के आई कि अमृत ने ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ सीखने को मिला और मैं भी ये सोचता हूँ कि बहुत कुछ मैं अमृत से सीखता हूँ। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से सीखते रहे और आज हम लोग भी जो बात कर रहे थे सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम भी एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो इसी के साथ अमृत मैं आपसे मुखातिब होता हूँ और मैं कुछ सवाल पहले आपसे थोड़ी काम की बातें और फिर काम से अलग फालतू की बातें भी करूंगा। तो बहुत सारे लोग यूपीएससी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि हम तो अब थोड़े पुराने हो गए हैं। 2015 में मैं मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस समय था वो सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। पर अब क्या है, पैटर्न जो यूपीएससी का है वो बहुत डायनामिक है और वो लगातार कुछ ना कुछ इवॉल्व करता रहता है। तो लोगों का ये सवाल है खासकर प्रीलिम्स, क्योंकि अभी आपका चल रहा है मार्च और जून में प्रीलिम्स आ रहा है। और हर राइट बार सर। ये प्रीलिम्स जो है इतना स्लिपी है और इतना ज्यादा इसमें पता नहीं कब कौन भटक जाए फिसल जाए। तो जो चेंजिंग नेचर ऑफ प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। इस बार तो बता रहे हैं मतलब जैसे मेरे को तो ज्यादा जूनियर से ही पता चलता है या जो फिर कुछ लोग, अब बहुत ज्यादा लोग मेरे टच में भी नहीं है, तो वो बताते हैं कि प्रीलिम्स इस बार बहुत ज्यादा टफ आया था। तो कैसे करें, कैसे निपटें इस प्रीलिम्स की भयंकर समस्या से और कैसे उसकी स्ट्रेटेजी हो, थोड़ा वो प्लीज आप बताइए। उसके बाद फिर आपसे कुछ और रिक्वेस्ट करेंगे हम। नहीं सर, सही बात है। प्रीलिम्स का जो आपने सुना है वो जो नेचर है वो बहुत ही इवॉल्व होता जा रहा है। जैसे हम 2015 16 या 17 तक भी कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ से कुछ आएगा ही आएगा, यहाँ से कुछ आएगा ही आएगा, या इस तरह के सवाल तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। स्पोर्ट्स जैसे हम हाथ नहीं लगाते थे, बॉलीवुड, ये सारी चीजें
कुछ नहीं छूते थे हम लोग। बहुत सारी फैक्चुअल ऐसी चीजें हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में मिल जाती थी, बट यूपीएससी से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। बट वो भी 2021 में देखने को मिली। और ये सिर्फ डायरेक्टली 2021 में नहीं, अगर हम 2018 से ही देखेंगे तो 2018, 19, 20, 21 एक इवॉल्विंग था। जैसे 20 में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पूछ लिया था। तो अ, अब इसका कोई अंत तो है नहीं, वो किस सेक्टर में किस साल जाएंगे ये हमें पता चल नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही अननोन जो होता है, एक अननोन से जो हमारा फियर है, उसको हटाते हुए, उसके साथ बार बार डील करते हुए, और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बार बार एनालाइज करते हुए, ये हमें एक जो है स्ट्रेटेजी का एक इवोल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। ओके, तो ये अननोन का फियर मतलब थोड़ा ये समझाइए, मतलब क्या रहता है प्रीलिम्स में अननोन का फियर? सर बेसिकली जैसे हम सभी स्टैटिक प्रिपेयर करके जाते हैं, और अभी भी स्टैटिक प्रिपेयर करना है। मैं अभी इसके बाद जो बताऊंगा उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जो हमारा स्टैटिक या हमारा जो कोर पार्ट था वो बिल्कुल छोड़ के जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो करना है, उसके बाद का मैं बता रहा हूँ कि अब आपने मान लीजिए जो भी पढ़ा उसमें से ये एक्सपेक्ट कीजिए कि 25 से 30 से ज्यादा सवाल अब नहीं आएंगे, पॉलिटी हिस्ट्री सब मिला के। अब बाकी का जो 65 या 70 क्वेश्चन है वही आपका अननोन है, जो वहां पे बिल्कुल बाउंसर की तरफ होता है। तो उसके लिए जो मैंने किया हुआ है कि 2018 में मैंने, तब तक इतना 2018 के पेपर से पहले मैंने ये स्ट्रेटेजी लगा ली थी। फॉर्चुनेटली वो वहीं से पेपर इतना इवॉल्व होना शुरू हुआ, रैंडम फैक्चुअल एनालिसिस, तो वो मुझे काम आता चला गया। तो स्ट्रेटेजी का मतलब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि आप 120 150 टेस्ट पेपर्स लगाने की अपनी एक अभी से, आज से लेके ओहो, प्रीलिम्स से पहले तक। हाँ ये 120 से 150 टेस्ट पेपर? भाई आप लोग सुन रहे हाँ होंगे, मतलब 120 से 150 टेस्ट पेपर थोड़ा ज्यादा नहीं हो तो अगर, जाएगा, आप देखिए? नहीं नहीं, अगर इतना टारगेट करेंगे तो आप डेफिनेटली 80 तक से या 100 तक तो पहुंच ही जाएंगे। और ओके। यही यही मैं चाह रहा हूँ कि आप हर दिन एक पेपर एटलीस्ट लगा लें ऑन एन एवरेज, और लास्ट के दिनों में ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। बट अब पेपर लगाते वक्त हम पहली गलती क्या करते हैं कि हम कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर उसके शेड्यूल के हिसाब से 30 35 40 जितने भी टेस्ट उन्होंने दिए हुए होते हैं वो शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला शेड्यूल में पहली चीज लिखी हुई कि आज पॉलिटी का टेस्ट होगा, तो हम पॉलिटी पूरी तरह से पढ़ लेते हैं और फिर पॉलिटी का टेस्ट दे के आ जाते हैं, और आराम से 150 160 नंबर ले आते हैं यहाँ वाले टेस्ट में। बट यहाँ ये एक मेजर जो बहुत फंडामेंटल फ्लॉ है जो हमारी प्रिपरेशन का, जो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, कि अगर प्रीलिम्स जो अब आ रहा है, जहां आपको रैंडम चीजें पूछी जाएंगी जो आपको नहीं पता, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जो आज आपने पढ़ा है उसी का आप आज पेपर दे रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी आपका माइंड जैसे ही क्वेश्चन देखेगा वो एज अ मेमोरी फंक्शन करेगा, कि वो ढूंढेगा अपनी मेमोरी में कि मैंने ये कहाँ पढ़ा, और मिल गया तब तो वो फटाफट टिक लगा देगा, उस पर एनालाइज भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। और जो नहीं मिला तो फिर वो पैनिक कर जाएगा और या तो छोड़ेगा या गलत अटेम्प्ट करेगा। तो आप 4 5 दिन का गैप लीजिए। जैसे आज पॉलिटी पढ़ी तो आज अगर टेस्ट देना है या कल टेस्ट देना तो मॉडर्न हिस्ट्री का दो, आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो कुछ एनवायरमेंट का दो, इस तरह से। ताकि वो क्या हो, एक तो कंसोलिडेट होता चला जाए, एक बहुत पहले जो पढ़ा था वो भी याद करने की एक हैबिट डेवलप हो, रिकॉल करने की। और अगर याद नहीं आ रहा तो कैसे हम लिंकेजेस बना के एनालाइज करके कोई एक हल्का सा हिंट जो यूपीएससी ने छोड़ा है उसको पकड़ के और चीजों को प्रोसेस करने, माइंड को एज अ प्रोसेसर की तरह फंक्शन करवाएं। ओके, तो ये तो आपने बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। मैं भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था कुछ साल पहले। लेकिन आपने बहुत सारी आपने लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो एक्चुअली, प्लीज बिलीव मी, ये होता है। हम जब आए थे तो उस समय जब मैं 15 में था तो 10 बैच की जो एडवाइस थी वो ज्यादा काम की नहीं थी। उस समय मैं चाहता था कि मुझे जस्ट अभी जिसने क्लियर किया वही एडवाइस दे। तो सेम वही चीज है, क्योंकि प्रीलिम्स ठीक है वही है, वैसा पैटर्न है, उतने ही नंबर का आता है। लेकिन ये पैटर्न बहुत डायनामिक है, और वाकई में आपने जो बताई हैं बातें, अननोन का फियर, और किस तरह से लिंक करना है, कनेक्ट करना है, कितने टेस्ट देने हैं, और किस तरह से यूं कहूं कि प्रोसेस करना है चीजों को, तो वो आपने बताया। वाकई बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस आपने दी सर है। इसमें इसमें अगर एक और चीज मैं ऐड कर सकूं सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे हम पेपर देते हैं तो पेपर देने के बाद जो एनालिटिकल पार्ट है उस पेपर का, पेपर दे दिया आपने, अटेम्प्ट कर दिया, आपके जितने भी मार्क्स आए हो, वो जो एनालिटिकल पार्ट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको, अगर आप एक लॉग रख सकें, एक पूरा रिकॉर्ड रख सकें अपने जितने भी पेपर्स आप देने वाले हैं उनका, और हर पेपर में आप ये चीज देखें कि कौन सा मेरा सही हुआ, मतलब कितना, कितने जो मैं तुक्के मारता हूँ, पहले पहली बात तो क्वांटिटी में कि कितने जो मैं तुक्के मारता हूँ मेरे सही हुए। फिर आप
अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ये भी पाएंगे कि कुछ तरह के तुक्के या कुछ तरह के गैसेस इंट्यूशन आपके हमेशा ही सही होते हैं और कुछ तरह के हमेशा ही गलत होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने तुक्को या अपने इंट्यूशन के बारे में जब जानने लगेंगे, तो वापस जब पढ़ने जाएंगे तो वो चीजें और इंप्रूव और बेटर तरीके से होंगी। और यही कॉल जब आपको यूपीएससी के पेपर में लेनी होगी, तो अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस भी रहेगा, या छोड़ने का बहुत रिग्रेट भी नहीं होगा। मतलब आपको पता होगा 100% जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है। ओके, तो मतलब आपको खुद की जो टेंडेंसी है उसको पकड़ना है। जैसे वो मेंस में बोलते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई कितने किस तरह से आप अटेम्प्ट करते हो, आपके लिखने का तरीका क्या है, वो भी आपको खुद ही पता होता है। वैसे ही प्रीलिम्स में भी आपको पता है कि आप किस तरह से गैस करते हो, आपको खुद का पैटर्न क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल की बात आपने कही है। तो अभी थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बीच बीच में कुछ ताज़ा हवा का झोंका भी देते रहेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है कि काम की बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, पर साथ में कुछ कुछ लाइफ, जो आज का टॉपिक है सिविल सर्विसेज की तैयारी, साथ में लाइफ भी बनी रहे, जिंदा दिली भी बनी रहे, और वीकेंड पे कभी कभी कुछ थोड़ा लाइफ अलग तरह से भी नए रंग में सामने आए। तो अमृत, जैसे कि आप, हम तो आपके फैन हैं, बहुत लंबे समय से आपका म्यूजिक वगैरह फॉलो करते हैं, और आप इतना अच्छा मेंटेन कर पाते हो, सिविल सर्विसेज में भी आप हो 2 साल से। तो रिक्वेस्ट करें कोई एस्पिरेंट्स को लेके कोई अगर गाना आप सुना पाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप थोड़ा सा अपना वो फ्रेम भी थोड़ा, हाँ, यू प्लीज कम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए तो और अच्छा रहेगा, ताकि थोड़ा गिटार भी। गिटार दिख रहा है? हम्म। हम्म। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, महक जाऊं आज तो ऐसे फूल बगिया में हो खिले जैसे, बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूल जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी छोटी मैं बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, मस्त। आई थिंक ये हम सभी का हाल होता है व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। छोटी छोटी सी बिल्कुल, आशा लेके आते हैं हम सब। बिल्कुल, छोटे छोटे शहरों की खाली बोल दोपहरों से झोला उठा के हम बड़े शहरों की ओर जाते हैं। पता नहीं होता कि भविष्य में क्या छुपा हुआ है। और मुझे भी नहीं पता था, अमृत को भी नहीं पता था, वो भीलवाड़ा से पहले जयपुर आए, फिर दिल्ली गए, मैं मेरठ से दिल्ली गया। तो यही है, और दिल है, छोटा सा दिल होता है, छोटी सी आशा होती है, दिल बच्चे जैसा होता है, बाद में बड़ा हो जाता है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो हम वापस आते हैं अभी, और बहुत सारी बातें करेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ। यूपीएससी पे फिर से वापस आते हैं अमृत। राइट आप सर। कुछ और कहना चाहोगे क्या उससे पहले, शायद? सर प्रीलिम्स का तो इतना ही है, बट प्रीलिम्स में स्टैटिक का तो ध्यान रखना ही है, स्टैटिक इग्नोर नहीं करना, बट साथ में जो डायनामिक पार्ट मैंने बताया बस इसको ऐड कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज अच्छे से कीजिए, और बस फिर कॉन्फिडेंस के साथ पेपर आप अच्छे से दे पाएंगे। ओके, तो एक बार स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है वो भी बताइए। स्टैटिक मतलब क्या और डायनेमिक मतलब क्या? स्टैटिक का मतलब जो पार्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो सिलेबस में भी गिवन है, लाइक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, तो ये जो पार्ट है इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। चाहे कम होते जा रहे हैं हर साल, बट आते हैं फिर भी। तो ये हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए हमारा। दूसरा इसका इसका एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इन सभी का ये पार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हमें ये अज्यूम करके चलना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए और उन्होंने सही कर दिया और हम नहीं कर पाएंगे, तो रिलेटिवली हम ऑलरेडी 2 कदम पीछे चल रहे हैं। तो स्टैटिक का मतलब ये, तो ये स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते। डायनामिक का मतलब ये, जो चीजें यूपीएससी धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए डाल रहा है, करंट अफेयर के थ्रू डाल रहा है, या बहुत रैंडम जो सेक्टर्स हैं, लाइक स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच का क्वेश्चन आ गया था, तो ये सारी चीजें, तो इन चीजों को कैसे टैकल करना है, वो आप थोड़ी सी रीडिंग भी बढ़ाइए और अपना क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी बढ़ाइए, उससे हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा सा मेंस की ओर चलते हैं। खासकर जो एसए का पेपर है, एसए मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है हमेशा से। और उस समय मेरे एसए में भी मार्क्स अच्छे आए थे उस साल। तो एसए में आपके मार्क्स भी लगातार अच्छे रहे हैं, तो मैं आपसे अब के पैटर्न के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि एसए का पेपर, ठीक है 2015 में था, तब पहले उससे पहले तो एक एसए लिखना होता था, अब दो एसए लिखने का आ गया। अभी देख रहा हूँ कुछ मैंने सुना है ऐसा कि बहुत ही फिलोसॉफिकल टाइप के एसेज आने लग गए हैं, और बहुत ही अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट किस्म के टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप के इनपुट चाहेंगे कि भाई एसए के पेपर को यूपीएससी में अब कैसे तैयारी कैसे करें उसकी। सर ऐसे की तैयारी के दो तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो ये कि आप सबसे पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखिए, अगर आपको कोई थीम दिखती है, लाइक स्पोर्ट्स हो गई, लाइक यूथ हो गया, लाइक वुमेन एग्रीकल्चर, तो इन पे अगर कभी रिपीट हुआ वापस, तो आपके पास थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए। हालांकि यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, बट जस्ट बाई चांस अगर वो वापस रिपीट हो जाए तो। अब जो एकदम लेटेस्ट जो ऐसे का पेपर आया था उसकी अगर सिर्फ बात करें, तो उसमें दोनों ही सेक्शंस में आठों जो टॉपिक्स थे वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स थे, जैसा आपने बोला एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स थे। तो उनके लिए जो तरीका है वो ये है कि एक अगर आप दो तीन बहुत अच्छी नॉन एकेडमिक अगर किताबें पढ़ सकें, जैसे मेरे केस में मैंने युवल नोआ हरारी की बुक्स पढ़ी हैं। और भी बहुत राइटर्स हैं जिनकी आप पढ़ सकते हैं, जैसे अमर्त्य सेन साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो ये आपको क्या, ये आपको दो तीन चीजें बताएंगी। एक तो कंटेंट दे देंगे ऐसे का जो हमारे जीएस से थोड़ा सा बढ़ के होगा, ऑब्वियसली जो हम ऑप्शनल वगैरह में पढ़ते हैं उससे भी बहुत अच्छा हो। दूसरा वो आपको एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, कंटेम्प्ररी जो ऑथर्स या जो भी टीचर्स एग्जामिनर्स आके आपका चेक करते होंगे, जो अच्छी किताब है वो पढ़ते होंगे, तो वो एक आपको एक कनेक्टिंग पॉइंट देगी उनके थॉट प्रोसेस और आपके थॉट प्रोसेस का। तीसरी चीज वो आपको सोचना कैसे है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। मान लीजिए बहुत जो किताब होती है वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है, जैसे आपकी किताब भी हमने पढ़ी है बहुत सारे चैप्टर्स में। बट एक चैप्टर तो फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है, उसका एक थॉट होता है। उस थॉट को कैसे शुरू करना है, कैसे उसको एक्सटेंड करना है और कैसे उसको खत्म करना है, ये चीज भी आप उसमें देख। जो राइटिंग एस्पेक्ट है, हाउ टू राइट, तो हाउ टू राइट से पहले हाउ टू थिंक थिंक भी आप उसमें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये हो गई अच्छी बुक्स, ज्यादा मत पढ़िए, दो तीन अच्छी किताबें, बस उससे चीजें आप ये सारी निकाल ले, तीनों चारों चीजें, कंटेंट भी हो जाए उससे, हाउ टू थिंक भी आ जाए, हाउ टू राइट भी आ जाए। अब इसके बाद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने जो सेकंड पार्ट है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप टॉपिक्स लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट, इनसाइट्स ऑन इंडिया, या बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट नए नए टॉपिक्स भेजती रहती हैं। आप रैंडम टॉपिक लीजिए, तीन चार लोगों का ग्रुप बनाइए और उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। 20 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के सबको एक साथ टाइमर लगा के ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, और फिर उसके बाद डिस्कशन होने दीजिए, आधे घंटे का, पौन घंटे का। तो फिर आप ये देखेंगे कि आपके आइडियाज हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में ही खुलते हो, या ज्यादा डीप चले जाते हो, किसी और की किसी और डायरेक्शन में ज्यादा डीप चले जाते हैं। तो लेकिन सबका मिला के जो एक होलसम पैकेज डेवलप होता है किसी भी एक टॉपिक पे। तो यही दिखाना है, जैसे आपकी किताब में भी आप लिखते हैं कि ऐसे में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, विड्थ, अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा चीजें कवर करते हुए दिखानी है। तो जब आप अलग अलग एक्सपर्टीज के लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो आपका वो कंटेंट भी बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट जो पार्ट है वो है एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड राइटिंग एन ऐसे। तो वो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसका मेंस आने वाला है और प्रीलिम्स हो चुका है, तो वो तो 10-12 ऐसे लिखे ही। और जो जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो 3-4 महीने पढ़ लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, और फिर जो है ऐसे लिखना शुरू करें, बेसिक बेसिक ऐसे। बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ तो तैयारी है, दूसरी तरफ एसए के लिखने की प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग हैं जो एसए लिखते नहीं है, वो सोचते हैं कि इसमें तो कैसे मतलब कैसे तैयारी होगी, इसका कोई क्लियर तरीका तो है नहीं। तो वो क्या होता है कि वो सीधे फिर एग्जाम में एसए लिखने जाते हैं। तो ऐसे अगर जानता आप हूँ मैं बहुत सारे लोगों में से एक 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 ऐसे इंसान को जानता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आए हैं और 160 नंबर लेके आए। कौन है ऐसे? आप ही हो सर। अच्छा, नहीं 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 नहीं, तो वो किसी न किसी बहाने से लिख लेना चाहिए। 10 से 20 ऐसे आपको जरूर लिखने हैं। और आपको लगता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से शुरू करें, तो भाई ऐसा है कि ऐसे हम लोग बचपन से लिखते आए हैं, हाई स्कूल में भी लिखते थे, ग्रेजुएशन तक भी लिखते आए हैं, तो ऐसे लिखना सबको आता है। बस इतना ही अंतर होता है, कोई बहुत अच्छे लिखता है, कोई मीडियम लिखता है, कोई एवरेज लिखता है, कोई बिलो एवरेज लिखता है। अगर आप अच्छा, दस एक परसेंट ऐसे लिख लेंगे तो 100% आप अच्छे हो जाएंगे। एक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो एज एन एस्पिरेंट मैंने भी फेस किया है, कि आपके आसपास हमेशा आपको कोई ना कोई एक्सेप्शनल राइटर मिलेगा। मतलब जिस आपको ये लगेगा कि आप सेम एग्जाम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, बैचलर उसने भी किया है, बैचलर्स आपने भी किया, ज्यादा उसने मास्टर्स किया होगा। तो बट उनके आप जब ऐसे पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कोई बुक के ऑथर ने कुछ लिख दिया।
है ना? या फिर आपके कोई प्रीवियस टॉपर होंगे प्रीवियस साल के, उनके ऐसे पढ़ के आपको लगेगा कि जाने इसने ऐसा क्या लिख दिया जो मैं 2-3 साल बाद भी शायद ना लिख पाऊं। तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। ये नहीं देखना है कि वो ही लिखना है आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये भी नहीं देखना है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं लिखता है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, तब भी अच्छा लिख देता है, तो शायद मैं भी यही अपनाता हूँ, सिर्फ सोचूंगा, सिर्फ हम्म। सोचता हूँ, सिर्फ लिंकेज बनाता हूँ, अपने आप अच्छा निकलेगा मेरा भी। ऐसा भी नहीं सोचना है। उसने कभी ना कभी लिखा होगा, उसने किसी न किसी फॉर्म में लिखा होगा, छोटी स्टोरीज लिखी होंगी अपने मन का, अपने डायरी लिखता होगा, ब्लॉग लिखता होगा, कुछ भी करता होगा, वो हमें नहीं पता। तो सही। हमेशा अगर हो सके तो उसके प्रोसेस को जानने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं मिल पा रहा है उसका प्रोसेस, तो ये तो बिलीव रखिए कि विदाउट प्रोसेस वो आउटपुट आएगा नहीं, चाहे उसने अभी किया हो आपके सामने या पहले ही कर दिया हो। बिल्कुल सही है, मैं इससे बहुत एग्री हूँ, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स आने के बाद जब मेरे ऐसे मतलब इधर उधर घूम गए थे, फैल गए थे, तो काफी लोगों को ये बहुत परेशानी हो गई थी कि भाई ऐसा ऐसे तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब फिर तो हमें कई साल लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे एसए की बुक लिखी है, तो मैंने 34 टॉपर्स के ऐसे उसमें कंपाइल किए हैं। वो इसलिए क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है और सबको नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं निशान जैन हूं, मैं अच्छा राइटर हूं इसलिए मेरे को अच्छे मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें लिटरेचर का कोई रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा फायदा होता है, वो मैं मानता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई राइटर नहीं होता और ना ही राइटर बनना होता है। यूपीएससी में आप आईएएस बनने के लिए आए हो, राइटर बनने के लिए आए भी नहीं हो। ठीक है, वो आपकी हॉबी हो सकती है, जैसे अमृत म्यूजिक में हॉबी है, मैं लिटरेचर में रखता हूँ, वो आपकी एक हॉबी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो इसलिए ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगेन वो जैसे डीप में तो वैसे भी नहीं जाना है बहुत ज्यादा। तो आपको जनरलिस्ट टाइप का ऐसे लिखना होता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है, वो मेन बात होती है। तो ये बातें हैं। और मैं चाहता हूँ